हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समरी कमांड की बात करी थी और उस समरी कमांड्स में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा सेट्स आते हैं तो उनकी हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उदाहरण के लिए मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, उनको हम एनालिटिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अर्थात अगर हमारे पास 3 डेटा सेट्स हैं तो इन सारे हमारे मिनिमम, मैक्सिमम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टाइल और मीन की वैल्यूज़ पहले डेटा सेट के लिए, दूसरे डेटा सेट के लिए और तीसरे डेटा सेट के लिए एक पैरेलल आ जाती हैं, जिनको देख करके मुझे अपने डेटा सेट में छुपी हुई भिन्न भिन्न तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पता चल जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर हम इनको किसी तरीके से ग्राफिकल तरीके से प्रेजेंट कर सकें तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा? जैसे उदाहरण के लिए आजकल एक कल्चर है स्माइली। आपने कुछ भी लिखा और उसके अगर सामने आपने एक स्माइली फेस अगर बना दिया तो आदमी को ऐसा लगता है, इंसान को पढ़ करके उस मैसेज को, कि आपका मैसेज पढ़ करके वो खुश हो गया। इसी तरह से हमारे ग्राफिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत आसान होता है और वह मेरे को एक ओवरऑल पिक्चर के बारे में बहुत आसानी से बता देते हैं। तो इसी समरी कमांड को अगर मुझे अपने ग्राफिकल तरीके से प्रेजेंट करना होता है तो हमारे पास बॉक्स प्लॉट होते हैं। तो इस लेक्चर में हम अपने इन बॉक्स प्लॉट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और अगर हमारे पास एक डेटा है तो उसका बॉक्स प्लॉट कैसे बनेगा और अगर एक से ज़्यादा डेटा सेट्स हैं तो उनके बॉक्स प्लॉट को हम एक साथ कंबाइन करके उसकी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। और पहले मैं बता दूं, बॉक्स प्लॉट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि हम यहाँ से अपने जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हैं या आउटलायर्स हैं उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने अपने टाइम और टाइम वन के डेटा सेट में, टाइम वन डेटा सेट में 2 वैल्यूज़ को काफ़ी बढ़ा दिया था और उसके कारण जब आपने समरी कमांड में देखा तो उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ में अंतर आ गया था। खासतौर पे जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी दोनों डेटा सेट की, वो बहुत फ़र्क हो गई थी। एक में 80 के आसपास थी और दूसरे में 350 के आसपास थी। तो इसको देख के पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसी परिवर्तन को हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ग्राफिकल वे में जब आप उसको बॉक्स प्लॉट में दिखाओगे आपको आसानी से दिखाई पड़ेगा कि किन जगह पर आपके आउटलायर्स हैं। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने बॉक्स प्लॉट और ग्रुप बॉक्स प्लॉट दोनों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपको एक बस याद दिलाने के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने पिछले लेक्चर में मैंने अपने समरी कमांड को इंट्रोड्यूस किया था और समरी को जब हम अपने किसी डेटा वेक्टर पर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमको मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीन वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और आपको याद होगा कि हमने इस समरी कमांड को अपने टाइम डेटा सेट के ऊपर एग्जीक्यूट किया था और टाइम डेटा सेट में क्या था कि हमने हमारे 20 पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने एक रेस में पार्टिसिपेट किया है और उनको जो रेस को पूरा करने का समय सेकंड्स में यहाँ पर लिखा गया है और इसको मैंने अपने टाइम डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया है और जब इसको मैंने समरी टाइम निकाला तो उसने मुझे मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन अर्थात सेकेंड क्वार्टाइल, मीन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बता दिया था। ओके, और उसके बाद मैंने एक अपना टाइम वन डेटा सेट भी लिया था और जहाँ पर मैंने इन 2 वैल्यूज़ को 32 और 35 जो हमारी पहली 2 वैल्यूज़ है उसको मैंने 320 और 350 कर दिया था, अर्थात मैंने उसको बहुत इंक्रीज़ कर दिया था। और उसके बाद मैंने टाइम और टाइम वन दोनों डेटा सेट का मैंने डेटा फ्रेम तैयार किया था और उस डेटा फ्रेम के ऊपर जब मैंने समरी कमांड को लगाया था तो मुझे इस प्रकार का कुछ आउटपुट मिल गया था, जहाँ पर हमारे पास टाइम और टाइम वन दोनों डेटा सेट के जो हमारे समरी कमांड के आउटपुट हैं वो साइड बाय साइड लिख करके बता दिए गए थे। राइट, अब हम इसी बात को हम जरा सा आगे बढ़ाते हैं और इसको हम एक ग्राफिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए और डेटा सेट अगर है और अगर आपको उसको कंपेयर करना है तो इन सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देख करके समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एक ग्राफिकल तरीके से बना दें, अगर हम तुम उसको देख करके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम एक स्माइली ऐसी बना दें, देखिए
ये मैंने 2 स्माइली ली और दोनों में यहाँ तक बात एक ही है, लेकिन मैंने खाली एक को ऐसे कर दिया और एक को ऐसे कर दिया। दोनों से हमको जो ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन मिल रही है वह बिल्कुल अलग तरीके की मिल रही है। और इसी में अगर हम आपके पास एक और ले आते हैं और अगर हम इस तरीके का अगर हम बना देते हैं तो इससे हमको एक भिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इन 3 डेटा सेट के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसके साथ में अगर हम उनको ग्राफिकल साथ के साथ में कंबाइन कर देंगे तो आपको नहीं लगता कि हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसी को कार्य को करने के लिए हम यहाँ पे बॉक्स प्लॉट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। बॉक्स प्लॉट हमारा एक इस प्रकार का ग्राफ होता है जिसमें से हमारी ये मीडियन, क्वार्टाइल, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू इनको एक साथ ग्राफिकल तरीके से दिखा दिया जाता है। और इसकी हमको जब हम भिन्न भिन्न तरीके के डेटा सेट को कंपेयर करते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल हमको ज़्यादा पड़ता है और हम डिफरेंट डेटा सेट को बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब ये बॉक्स प्लॉट कैसा दिखाई पड़ता है, देखिए यहाँ पर मैंने ये बॉक्स प्लॉट की पिक्चर बनाई हुई है। आप अगर इसको देखने की कोशिश करिए तो देखिए इसमें से एक तो ये बना हुआ है बॉक्स और उसके नीचे एक लाइन है, ऊपर एक लाइन है और साथ में यहाँ पर एक बीच में लाइन बनी हुई है। हर एक लाइन का एक अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर शुरू करते हैं, कोई भी बॉक्स अगर है उसके अंदर हमारा जो सबसे नीचे वैल्यू है ये हमारी उस डेटा सेट की मिनिमम वैल्यू को बताती है। उसके ऊपर जब हम इस बॉक्स के अंदर आते हैं तो बॉक्स का जो हमारा नीचे वाली लाइन है ये हमारे फर्स्ट क्वार्टाइल को बता रही है और उसके बीच में जो हमारी दूसरी लाइन होगी बॉक्स के अंदर की ये हमारे सेकेंड क्वार्टाइल अर्थात मीडियन के बारे में बता रही है। और इसके ऊपर की जो हमारी लाइन है, बॉक्स के ऊपर की लाइन है, ये हमारे उस डेटा सेट की जो थर्ड क्वार्टाइल है उसकी वैल्यू को दिखा रहा है। और उसके बाद में जो हमारे सबसे ऊपर की लाइन है ये हमको डेटा सेट की जो मैक्सिमम वैल्यू उसको दिखा रही है। तो अब आप इसमें से देखिए अगर आपको यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन अगर लेना है, अगर आप इस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को आपस में कंपेयर कर देंगे तो आपको स्टैटिस्टिकल रेंज के बारे में पता चल जाएगा, राइट। आप अगर इस थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच की जो दूरी है इसको आप अगर कंपेयर कर लेंगे तो आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन इसके बारे में पता चल जाएगा। और उसी तरीके से आप अगर इस थर्ड क्वार्टाइल और मीडियन के बीच की दूरी और अगर फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकेंड क्वार्टाइल के बीच की दूरी को आप अगर कंसीडर करेंगे तो उसके द्वारा आपको आपके डेटा सेट का जो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, राइट। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि इसको पहले समझते हैं कि अगर मुझे इसको अपने आर सॉफ्टवेयर में प्लॉट करना है तो किस प्रकार से प्लॉट करना चाहिए और हम कुछ अपने डेटा सेट लेकर के उसमें प्लॉट करके आपको दिखाते हैं, राइट। बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करने का हमारा कमांड है बॉक्स प्लॉट, BOXPLOT। ये हमारा बॉक्स प्लॉट तैयार कर देगा और इसके अंदर पैरेंथेसिस में आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसके द्वारा आप भिन्न भिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को अपने बॉक्स प्लॉट में दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हेल्प में जा करके बॉक्स प्लॉट के अंदर हमारे आर्ग्यूमेंट्स में किन किन कमांड्स को दे करके क्या क्या कार्यों को करने का प्राविधान है आप उसको देखने की कोशिश करिए। हम यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल जो प्लॉट है उसको दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने टाइम और टाइम 1 दोनों डेटा सेट को कंसीडर करते हैं और उसमें से हम आपको बॉक्स प्लॉट बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो टाइम पे जब मैंने बॉक्स प्लॉट के कमांड को आर पर एग्जीक्यूट किया तो हमारा कुछ इस तरीके का बॉक्स प्लॉट बन के आ गया। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हो कि 30-31 के आसपास है और जबकि आप अगर देखोगे इसकी सही वैल्यू आप डेटा में देखोगे तो ये 32 है, 32 है। लेकिन आपको ठीक है अंदाज़ा एक मिल जाता है कि 30 के आसपास है। उसी तरीके से आप जब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू को देखने की कोशिश करते हैं, देखिए ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू देखिए यहाँ कहीं पे है तो 80 के ऊपर है, ठीक है 84-85 के आसपास होगी। जो अगर हम अपने डेटा में देखें तो ये हमारी 84 वैल्यू है, राइट। उसके बाद हम जब अपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वार्टाइल की बात हम करते हैं तो यहाँ पे हमको ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है Q1, ये हमारा सेकेंड क्वार्टाइल है Q2 और ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल है Q3, राइट। तो अब इसमें से आप देख सकते हो कि इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है और ये Q1 और Q3 के बीच की जो दूरी है ये आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में बताएगी। उसी तरीके से Q1 Q2 और Q2 Q3 की जो बीच की दूरी है ये आपको उस डेटा की सिमेट्री के बारे में बताएगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम सिमेट्रिक कर्व अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हमारा Q2 होगा, यहाँ पर हमारा Q1 होगा और यहाँ पर हमारा Q3 होगा।
तो अगर हम ये मानते हैं कि हमारा कर्व अगर 100% सिमेट्रिक है, अर्थात ये जो हमारी सेंट्रल वाली लाइन है ये हमारे इसके बाएं और दाएं हाथ पे दोनों ओर 50% ऑब्जर्वेशन है, या हम कहें कि हमारा कर्व अगर पूरा सिमेट्रिक है तो उस केस में Q1 और Q2 के बीच की दूरी और Q1 Q2 और Q2 Q3 के बीच की दूरी बराबर रहती है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी इतनी है और Q2 और Q3 के बीच की दूरी इससे कम है। तो आप कह सकते हो कि ये हमारा डेटा 100% सिमेट्रिक तो नहीं है, लेकिन ये भी कहना कि ये बहुत ज़्यादा स्क्यूड है ये भी शायद ठीक नहीं होगा कि अगर आपकी ये जो बीच वाली लाइन अगर आपकी यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होती तो आप कहते हैं कि हमारा डेटा 100% सिमेट्रिक है, अर्थात मीडियन वैल्यूज़ के ऊपर और नीचे इसमें बराबर नंबर के ऑब्जर्वेशंस हैं। इस तरह के हमको भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्जर्वेशन देखिए यहाँ से मिल जाते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अपना जो टाइम 1 डेटा सेट लेते हैं, जहां पर आपको याद है कि मैंने पहले दो ऑब्जर्वेशन को 32 और 35 को हमने 320 और 350 मैंने कर दिया है, राइट। अब इसका हम बॉक्स प्लॉट यहाँ पे तैयार करते हैं। अब जरा सा देखिए, ये तो आपका बॉक्स प्लॉट काहे का था, टाइम का, जहां पर कोई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये हमारा बॉक्स प्लॉट टाइम 1 का है, जहाँ पे हमने दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया है। आपको यहाँ पे इसके बॉक्स प्लॉट में कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है? यस। आप अगर देखेंगे, देखिए बॉक्स प्लॉट तो ये बन करके आ गया, लेकिन यहाँ पे ये दो ऑब्जर्वेशंस हैं और ये आपको इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से दो ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो 300 से 350 के बीच में हैं, और बाकी सारे आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये आपके यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पे 30 से लेकर के यहाँ पे 90 के बीच में है, जो मुझको आंखों से दिखाई पड़ रहा है सिर्फ ग्राफ को देख करके, राइट। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे ऑब्जर्वेशन आपको 30 और 90 के बीच में है, और दो ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो 300 से 350 के बीच में है। तो ये आपको एक इंडिकेट करता है कि इस डेटा सेट में कोई दो ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं, दो एक्सट्रीम हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये दो डेटा सेट आपके आउटलायर्स हैं या आपके काम के नहीं हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शंस हैं। ये दो जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है ये आपके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी हो सकते हैं, हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट में से जो हमारा डेटा जनरेट हो रहा है वो उसी प्रकार का हो रहा हो, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो गई है, जिस आदमी ने डेटा एंट्री करी है या जिस डेटा ऑपरेटर ने एंट्री करी है उसने 32 को 320 लिख दिया है और 35 को उसने 350 लिख दिया है। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये आपका कार्य है, ये आपको करना है, ये आपको देखना है कि 32 35 है या वो 320 350 है, और क्या इस डेटा सेट में सच में कोई आउटलायर है, राइट। और बाकी जो भी आपके इसके ऑब्जर्वेशन हैं ये आपको इस ग्राफ से मिल जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं लग रहा है कि अगर आप अपने टाइम के बॉक्स प्लॉट को देखिए और इस टाइम 1 के बॉक्स प्लॉट को देखिए, इसको कंपेयर करना बहुत कठिन काम है। एक तो दोनों का जो स्केल है बिल्कुल अलग है। देखिए ये आपका 0 से 350 के बीच में है, और टाइम 1 का जो बॉक्स प्लॉट है ये आपका स्केल 0 से लेकर के 80 के बीच में, 90 के बीच में है। तो इनको आपस में कंपेयर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि खाली ग्राफ के स्ट्रक्चर को देख करके आप कोई सही कंक्लूजन नहीं ले सकते हैं। आपको उसकी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस कार्य को करने के लिए हम चलिए एक काम करते हैं, हम जरा सा दोनों को हम साइड बाय साइड प्लॉट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे अपने जो टाइम और टाइम 1 के बॉक्स प्लॉट को मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, एक साथ बना दिया। बट क्या इससे भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है? दोनों को कंपेयर करना बहुत कठिन काम है। क्यों? यहाँ पे इसकी रेंज आपकी 30 से 90 के बीच में है, यह आपकी क्या बोलते हैं कि 30 लेके 350 के बीच में है। तो इसको समझना बहुत कठिन काम है कि किस में क्या हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम इन दोनों ग्राफ को ऐसा बना दें जहां पर हमारे इनके y पर जो स्केल्स हैं वो सेम हो जाएं, एक से हो जाएं? तो इस कार्य को करने के लिए हम अपने ग्रुप बॉक्स प्लॉट का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करते हैं। और ग्रुप बॉक्स प्लॉट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि डेटा फ्रेम के द्वारा हम अपने डिफरेंट डेटा सेट को कंबाइन करते हैं और फिर उसके ऊपर हम उसका बॉक्स प्लॉट तैयार करते हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको डेटा फ्रेम के बारे में पिछले लेक्चर में भी बताया था, तो अगर आपके पास कोई 3 डेटा वेक्टर्स हैं जिनका नाम हमने दिया हुआ है x, y और z, तो उसके द्वारा हमको डेटा फ्रेम के कॉन्सेप्ट के द्वारा इन तीनों डेटा वेक्टर्स को कंबाइन करके डेटा फ्रेम तैयार करना पड़ता है। और इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं data.frame, DATA.FRAME, सब कुछ लोअर केस अल्फाबेट्स में। और फिर जो हमारा डेटा फ्रेम आया है उसके ऊपर हम अपना बॉक्स प्लॉट तैयार
कर देते हैं। ये बिल्कुल कार्य वैसे ही तो है जैसे आपने समरी कमांड में दो डेटा सेट टाइम और टाइम वन को एक साथ समझने के लिए आपने पहले टाइम वन और टाइम का डेटा फ्रेम बनाया और उसके ऊपर आपने समरी कमांड लगा दिया था, राइट। तो इसी को हम देखते हैं यहाँ पे कि हम कैसे प्लॉट करते हैं। हम अपने दोनों डेटा सेट टाइम और टाइम वन को यहाँ पे लेते हैं और उसमें से हम इनका एक डेटा फ्रेम पहले तैयार करते हैं और इसके लिए हमारा कमांड क्या होगा, डेटा डॉट फ्रेम और पैरेंथेसिस में हमने कर दिया टाइम कॉमा टाइम वन, राइट। और इसका जो भी मैंने एक नाम दे दिया डेटा बॉक्स प्लॉट, राइट, जिससे हमको समझ में आ जाए कि कौन सा हमारा डेटा है और हमने क्यों कंबाइन किया है, राइट। अब देखिए जब हम इस डेटा को प्लॉट करते हैं अपने इस डेटा फ्रेम के द्वारा इस डेटा का जो बॉक्स प्लॉट है उसको तैयार करते हैं, तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके का हमारा बॉक्स प्लॉट बन करके आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपको किन किन प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल रही है। पहला तो हम अपना जो भी हमारा टाइम का जो डेटा फ्रेम है उसको देखने की कोशिश करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये जो आपने टाइम का डेटा सेट यहाँ पे लिया था इसने इसको स्क्यूज कर दिया है, दबा दिया है, ऐसा लग रहा है, राइट। लेकिन वो दबाने से हमारा उसका कंपैरिजन तो आसान हो गया ना। अब आप खाली यहाँ पर जो हमारी लाइंस बनी है उनको अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। जैसे देखिए अगर हम टाइम और टाइम वन की डेटा सेट की बात करें, अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू को अगर हम आपस में ज्वाइन करके देखना चाहें, आपको लग रहा है कि ये देखिए आसपास ही वैल्यूज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, राइट। और अगर आप इसको अगर देखना चाहें अगर तो देखिए आपने जो यहाँ पे समरी कमांड में लिया था, आपका मिनिमम वैल्यू पहले डेटा सेट में थी 32 और अगले में थी 35। अब 32 और 35 का जो अंतर है वो तो जहाँ पे आपका वाई एक्सिस 0 से 350 के बीच में उसको समझना कठिन है, उसके लिए हमारे पास समरी कमांड है। लेकिन आपको आंखों से देख करके समझ में आ रहा है कि दोनों डेटा सेट की जो मिनिमम वैल्यू है वो ऑलमोस्ट बराबर है, राइट। उसके बाद हम पहले मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को समझने के लिए यहाँ पे एक अंतर आ रहा है। अंतर क्या आ रहा है, आप अगर अपने समरी कमांड को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू टाइम डेटा सेट में कितनी थी 84 और टाइम वन में कितनी थी 350। लेकिन यहाँ पे बॉक्स प्लॉट ने आपको जो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि दोनों डेटा सेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो यहीं पे कहीं 80 के आसपास आ रही है। लेकिन साथ में आप अगर इस ऑब्जर्वेशन को आप अगर देखने की कोशिश करेंगे कि आपको ऊपर की ओर देखिए आप ये दो पॉइंट्स भी दिए हुए हैं जहां पर टाइम वन डेटा सेट में बॉक्स प्लॉट आपको ये दिखा रहा है कि आपके दो डेटा सेट यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू से दूरी बहुत ही ज्यादा है। ये अच्छी खासी दूरी देखिए इसके बीच में है। अब ये बॉक्स प्लॉट के पास देखिए स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज तो नहीं है या उसके पास दिमाग तो नहीं है इस बात को समझने का कि ये जो दो ऑब्जर्वेशंस हमारे आ रहे हैं ये सच में कहीं मिस्टेक हुई है, गलती हुई है या ये हमारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। लेकिन जो बॉक्स प्लॉट का जो धर्म है वो आपको सही इंफॉर्मेशन बता रहा है। इसके बाद में आपको फैसला करना है कि आप इन दो पॉइंट्स को आपस में देखते हैं और अगर आपको ये आपके एक्सपेरिमेंट के पार्ट ही अगर दिखाई पड़ते हैं तो कोई इशू नहीं है। ये वाला जो आपने अपना बॉक्स प्लॉट बनाया हुआ है आप उसको कंसीडर कर लीजिए और अपना कंक्लूजन आप निकाल लीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये दो पॉइंट हैं जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट हैं और ये गलती से आ गए हैं, देन आप इनको डिलीट कर सकते हैं, राइट। उसके साथ ही में आप अगर अपने जब बॉक्स की जो लाइन्स हैं इनको अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप देख लेंगे कि जो पहले बॉक्स और दूसरे बॉक्स की लाइन में थोड़ा सा अंतर है। उसी प्रकार से जो दूसरी लाइन है मीडियन की उसमें थोड़ा सा फर्क है। तो क्वार्टाइल वन की जो लाइन है और टाइम वन डेटा सेट के लिए उसमें बहुत हल्का सा फर्क है। आप कह सकते हो कि ठीक है बराबरी है ऑलमोस्ट, राइट। और मीडियन जब हम देखेंगे तो मीडियन में थोड़ा सा अंतर है। ये जो हमारा क्वार्टाइल 2 की लाइन है और जो हमारी ऊपर की लाइन है ये वाली ये हमारी क्वार्टाइल 3 की लाइन है। इसमें से भी आप देख लोगे कि टाइम और टाइम वन में कुछ एक मार्जिनल फर्क है। लेकिन ये फर्क में आपको ध्यान रखना है कि इसने इन दो डेटा पॉइंट्स को बिल्कुल अलग कर दिया है। इसको डेटा से अलग करके उसने आपका जो बॉक्स प्लॉट बनाया है इसने इन दो पॉइंट्स को हटा करने के बाद में ये बॉक्स प्लॉट दिया है। ये कंडीशन है जिसका आपको ध्यान रखना है इंटरप्रिटेशन करने के पहले, राइट। तो अब इसके अलावा आप देख सकते हैं इसी तरह से अगर आपके पास मान लीजिए बहुत सारे अगर बॉक्स प्लॉट होते अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि अगर एक साथ हमारे सामने है तो उससे मुझे कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिल रही है।
मैं एक चीज़ का मैं क्लियरिटी करना चाहूँगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बॉक्स प्लॉट को जब तक हम कंबाइन नहीं करेंगे तब तक हमको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि बॉक्स प्लॉट को जब हम अलग-अलग प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और जब हम बॉक्स प्लॉट को हम एक साथ हम कंबाइन करते हैं तो हमको कुछ और तरीके की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। लेकिन उसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है, इसका फैसला आपको करना है। और उसी के लिए आपको जो हमारे सांख्यिकी के स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं और इस बॉक्स प्लॉट को जो तैयार करने के लिए इसके पीछे के बेसिक फंडामेंटल हैं, उनको देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये देखिए, ये आपका स्क्रीनशॉट है इसी बॉक्स प्लॉट को दोनों को एक साथ कंबाइन करने का, राइट। अब हम आपको आगे बढ़ने के पहले जरा सा हम इन दोनों जो भी बॉक्स प्लॉट मैंने बनाए हैं इनको हम आपको आर सॉफ्टवेयर में करके भी दिखा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना ये जो टाइम और टाइम 1 का डेटा सेट है इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमको काम तो इन्हीं के ऊपर करना है। और फिर हम दोनों पर हम अपना जो भी है एक ग्रुप बॉक्स प्लॉट और दोनों को हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। हम साथ में हम इन दोनों डेटा सेट को एक साथ हम कंबाइन भी कर लेते हैं, राइट। अब हम देखिए, जब हम अपना बॉक्स प्लॉट यहाँ पे तैयार करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम टाइम पे करते हैं, बॉक्स प्लॉट टाइम के ऊपर। तो देखिए, ये आपको बन के आ गया, राइट। और जब हम इसमें से बॉक्स प्लॉट में अब हम जब टाइम 1 पे बनाएंगे तो आपको देखना है इस समय कि इस पिक्चर में मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो इस पिक्चर में क्या अंतर आएगा, राइट। मैं आप एंटर कर रहा हूँ 1 2 3, ये देखिए, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पे इस तरीके से देखिए इसका फ़र्क आ गया। अब इसी को अगर हम मान लीजिए अपने अगर इस डेटा बॉक्स प्लॉट, राइट, इस पर अगर हम तैयार करते हैं तो देखिए इसमें से आपका एक ग्राफ इस तरीके से बन गया। तो आपने देखा कि इसमें से अब जो आपके डिफरेंट तरीके के ग्राफिक्स हैं, इसमें आपको इसका रंग बदलना है या आपको और तरीके की इन्फॉर्मेशन को भी अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप अपने हेल्प में चले जाइए, और हेल्प में आपको खाली इसमें जो पैरेंथेसिस के आर्ग्यूमेंट्स में आपको जो डिफरेंट तरीके के ऑप्शन देने होंगे, और आप बहुत ही खूबसूरत और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बॉक्स प्लॉट्स आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, राइट। अब हम आपको एक और उदाहरण लेते हैं जिसके द्वारा हम आपको इस बॉक्स प्लॉट को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए मल्टीवेरिएट एनालिसिस में जो हमारे फर्स्ट हैंड टूल्स होते हैं उसमें ये बहुत ही सहायक होता है। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स के जो हमारे पास अलग अलग उनके एग्जाम्स हुए हैं उनके मैंने नंबर लिए हैं, और जिनको मैंने मार्क्स 1 और मार्क्स 2 दो डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया है। अब हम इसका एक ग्रुप बॉक्स प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने मार्क्स 1 और मार्क्स 2 को मैंने एक साथ डेटा फ्रेम के कॉन्सेप्ट के द्वारा कंबाइन कर लिया, और इसको मैंने डेटा मार्क्स नाम के डेटा फ्रेम में इसको स्टोर कर लिया। अब हम यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट है, और जब हम इसको देखिए बनाने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कुछ आउटलायर नहीं है। पहले वाले उदाहरण में तो मैंने आपको आउटलायर का कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो उदाहरण लिया था, लेकिन इस केस में कोई ऐसा आउटलायर नहीं है, लेकिन दो ग्रुप जो हमारे स्टूडेंट्स के उनके नंबरों में कुछ अंतर है। अब यहाँ से आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको बहुत साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। तो मार्क्स 1 की जो मिनिमम वैल्यू और मार्क्स 2 की जो मिनिमम वैल्यू में अच्छा खासा फ़र्क है, और मार्क्स 2 की मिनिमम वैल्यू ज़्यादा कम है। मतलब सेकंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में जो मिनिमम मार्क्स हैं वो बहुत कम है फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में। अब हम उसी तरीके से जब हम अपने फर्स्ट क्वार्टाइल की बात अगर हम करते हैं तो देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल में भी एक अच्छा खासा फ़र्क है। उसी तरीके से जो हमारा सेकंड क्वार्टाइल है, मीडियन है, उसमें से भी हमारा देखिए फ़र्क है, और थर्ड क्वार्टाइल में तो इसको को देखिए काफ़ी फ़र्क है। लेकिन जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये दोनों बराबर हैं, ऑलमोस्ट बराबर हैं। अब इसके द्वारा देखिए आपको ये पता चल जाता है कि भाई मार्क्स 1 में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स की रेंज है वो इतनी है, और मार्क्स 2 में रेंज इतनी है। तो अर्थात मार्क्स 2 में अगर हम स्टैटिस्टिकल रेंज का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो मार्क्स 2 में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इन केस अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात अगर हम करते हैं तो Q1 और Q3 का ये जो डिफरेंस है मार्क्स 1 में, और जो Q1 और Q3 का जो डिफरेंस मार्क्स 2 में है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको देख करके ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन यहाँ पर है और ये लाइन यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो मार्क्स 2 का डेटा सेट है उसके अंदर क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल डेविएशन के कॉन्सेप्ट के द्वारा वेरिएशन ज़्यादा है, राइट। उसी तरीके से हम अगर यहाँ पर जो हमारे Q1, Q2 और
Q2 Q3 के बीच का जो डिफरेंस है दोनों के केस में अगर हम निकालें तो हम ये देखते हैं कि मार्क्स 2 के केस में ये जो अंतर है Q1 Q2 और Q2 Q3 का ऑलमोस्ट बराबर है, जबकि मार्क्स 1 के केस में Q1 और Q2 का डिफरेंस Q2 और Q3 के डिफरेंस से कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि मार्क्स 2 में हमारा डेटा ज़्यादा सिमेट्रिक है और मार्क्स 1 में हमारा डेटा स्क्यूड हो सकता है, राइट। तो इसी चीज़ को देखिए ज़रा सा हम आपको अपने आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखाते हैं और इसी चीज़ को जो मैंने आपको छोटा सा उदाहरण लिया है, आप इसको एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, आप वहाँ भी देख सकते हो और आपको इस तरीके से जो भी हमारे डेटा सेट होते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि हर डेटा सेट में कोई ना कोई आउटलायर हो। हमारे बहुत से डेटा सेट हमारे जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के होते हैं उसमें आउटलायर यूजुअली नहीं होते हैं नेचुरल वे में, अनलेस अनटिल कि वो हमारे उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट हों। तो देखिए अब यहाँ पे अब हम आपको बॉक्स प्लॉट दोनों का बनाते हैं। बॉक्स प्लॉट मार्क्स 1 का दिखाते हैं, देखिए ये आ गया, और फिर हम आपको जो भी अपना बॉक्स प्लॉट है मार्क्स 2 का दिखाते हैं, तो देखिए ये ऐसा आ गया, शिफ्ट हो गया। और उसके बाद हम आपको जो बॉक्स प्लॉट है, जो आपका आपने डेटा फ्रेम लिया है डेटा मार्क्स, उसका दिखाते हैं, तो देखिए ये बन के आ गया, राइट। तो आपने देखा कि इन बॉक्स प्लॉट्स को यहाँ पे तैयार करना बहुत ही आसान काम है। और अगर हमारे पास बॉक्स प्लॉट अगर साइड बाय साइड अगर बन के आ जाते हैं तो आपने देखा कि उस डेटा सेट में जिसको आपने अभी आंख से देखा भी नहीं है, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से बाहर दिखाई पड़ रही है। आप ऐसे सोचिए, आपके पास मान लीजिए 5 डेटा सेट आ गए और जिसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, किसी में 20,000 ऑब्जर्वेशन है, किसी में 50,000 ऑब्जर्वेशन है, किसी में 1 लाख ऑब्जर्वेशन है इत्यादि। आप उस डेटा के अंदर तो जाकर के आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उनका बॉक्स प्लॉट अगर पैरेलली आप अगर तैयार करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन डेटा सेट के अंदर जो हमारी छुपी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या अंतर है। और उसके द्वारा अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा भी फ़र्क आ रहा है तो आप उसमें से उन डेटा सेट को आपस में ग्रुप भी कर सकते हैं जिनकी हमारी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं। बहुत जगह हम जब आगे अपने इस मल्टीवेरिएट प्रोसीजर के भिन्न भिन्न टॉपिक्स की बात करेंगे, देन हम आपको दिखाएंगे कि बहुत जगह हमारे पास एजम्पशंस होते हैं कि हमारा डेटा सेट एक ऐसी पॉपुलेशन से आ रहा है जहाँ पर उनका वेरिएंस सेम हो। अब पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो तो हमको नहीं पता, उस वेरिएंस के बारे में हम कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स प्लॉट भी हमको उसी तरह की इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं। तो अगर हम बॉक्स प्लॉट से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को अपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर उसको हम कंबाइन कर दें और दोनों की इन्फॉर्मेशन अगर मुझे एक सी मिल रही है तो शायद मेरा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके अलावा जब भी हमारा एक टूल होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जहाँ पर हम इस तरह का अजम्पशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अगर हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, सपोज़ 5 में से हमारे 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनका आपस में वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनका बाकी 3 से वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो आप उन 5 में से उन 3 ग्रुप्स को कैसे छाँटेंगे? वहाँ पे ये हमारे बॉक्स प्लॉट हमारा एक फर्स्ट हैंड टूल की तरह हमारी सहायता करते हैं। इन बॉक्स प्लॉट को देख करके हम ये कह सकते हैं कि जो बॉक्स प्लॉट हमको एक सिमिलर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम उनको एक ही ग्रुप में कर सकते हैं, और जो बाकी 2 हमारे बॉक्स प्लॉट्स हैं जो हमको एक बिल्कुल अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन बॉक्स प्लॉट जो देखने में बहुत ही आसान सी डिवाइस लगती है, लेकिन मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स में इनका बहुत ज़्यादा काम होता है और ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, और ये हमको भिन्न-भिन्न तरीके की इन्फॉर्मेशन को हमको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये कैपेबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसी टूल से किस तरीके से आप अपने भिन्न-भिन्न तरीके की इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हैं। ये कुछ उसी तरीके की बात है कि जब हमारे पास एक ही रिपोर्ट आती है ईसीजी की या ईईजी की या एमआरआई की, और उसको हमारा जो भी एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है जब उसको देख करके इन्फॉर्मेशन निकालता है, वो शायद ज़्यादा सही होती है बनिस्बत कि एक कोई ऐसा डॉक्टर है किसको ठीक से उस रिपोर्ट को पढ़ना नहीं आता है। तो उसी तरीके से हमारे बॉक्स प्लॉट भी होते हैं, डेटा हमारा सेम है,
बॉक्स प्लॉट हमारे सेम हैं, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को देखने की जो शक्ति है वो हर इंसान की अलग अलग होती है, और ये शक्ति इसी पे डिपेंड करती है कि आप इन कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझते हैं और इस पर कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर से मैं अपने उसी सवाल पे आता हूँ कि आप इन कॉन्सेप्ट को समझिए, छोटे छोटे डेटा सेट तैयार करिए, डेटा सेट की संख्या बढ़ाते जाइए, डेटा सेट के अंदर वेरिएबिलिटी बढ़ाते जाइए, उसकी मीन वैल्यू को बढ़ाते जाइए, चेंज करते जाइए, और देखिए कि जो आप अपने डेटा सेट में परिवर्तन कर रहे हैं वो आपको इस बॉक्स प्लॉट के द्वारा किस प्रकार से बाहर आ रहे हैं। और इसी तरह का जब आप उसके साथ में अपने डेटा सेट के साथ में खेलते रहेंगे, बॉक्स प्लॉट को समझते रहेंगे, देन आपके अंदर इस बॉक्स प्लॉट को समझने की एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। तो आप ये करिए, कुछ प्रैक्टिस करिए, और हम आपको अगले टर्न पे कुछ नए टॉपिक के साथ में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।